बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स में हम एवापोरेशन और वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं और आज हमने पढ़ना है जी बॉइलिंग पॉइंट, जो आपको मिल जाएगा जी बुक के पेज नंबर 86 और 87 पे। ठीक है जी। अच्छा जी, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को, लिक्विड कैसे बॉयल होता है और उसके एग्जांपल को। अच्छा, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम देखेंगे कि लिक्विड बॉयल कैसे होता है और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे मेजरली। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये आप अपनी बुक पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा जहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर आपने लिख लेना है कि हाउ डज लिक्विड बॉयल या व्हेन डज लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ये एक ही क्वेश्चन है जो अल्टरनेटिवली पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो लिक्विड कैसे बॉयल होता है, पहले कॉन्सेप्ट सुन लें, उसके बाद हम बुक पे आ जाते हैं, आपकी रीडिंग पे आ जाते हैं। तो होता ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमने क्या करना है, बॉयल करने के लिए लिक्विड को हीट करना है। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना पिछले टॉपिक में कि वो कुछ ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी से होते हैं, कुछ एवरेज वाले होते हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिनकी हाई होती है वो उड़ जाते हैं और जिनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पीछे रह जाते हैं। जब हमने पढ़ा था कि एवापोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है, तब हमने कहा था कि कुछ की जो है काइनेटिक एनर्जी लो होती है, कुछ की हाई होती है। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। रेट ऑफ एवापोरेशन जब इंक्रीज होता है तो हम ये भी कहेंगे कि अगर रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो तो एवापोरेशन और वेपर प्रेशर दोनों में हमने एक फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन का रेट भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल वेपर से ज़्यादा बना रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं तो उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वेपर प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर हम कह सकते हैं जी हमारा क्या है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है जी। तो जब दोनों प्रेशर्स बराबर हो जाएंगे, कौन से दोनों प्रेशर, एक हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर, जब भी दोनों प्रेशर्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारा लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। ठीक है जी। आई होप ये समझ आ गया होगा कि हीट करना है, एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, एवापोरेशन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, बढ़ने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल आ जाएगा तो उस टाइम जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। इसको एक फ्लो चार्ट से मैंने शो करवाया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको आपने याद नहीं करना है, इस फ्लो चार्ट को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। याद आपने वो करना है जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको शो करवाया। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले आपको क्या शो हो रहा है कि लिक्विड जो है उसको हमने क्या किया है, हीट किया है। लिक्विड को जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। रेट ऑफ एवापोरेशन के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा जी कि अल्टीमेटली वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जाहिर है जब वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। ठीक, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या चीज़ है, एक्सटर्नल प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, चेंज भी हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है अंडर सर्टेन कंडीशन वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक डेचकी में पानी रखा, उसको कवर कर दिया, उसके ऊपर लिड रख दिया, आपने क्लोज कर दिया उस सिस्टम को, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया। क्या होगा, लिक्विड बॉयल कब होगा, कब, पहले लिक्विड हीट होता है,
ऐसे ही है, हीट होने से उसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बनने की वजह से उसके अंदर वेपर्स इकट्ठे होते हैं, उन वेपर्स का एक प्रेशर होता है। जब उन वेपर्स का प्रेशर आपके बाहर वाला जो प्रेशर है, उस देजगी के बाहर वाला जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हमने पढ़ा था वो 1 atm है इक्वल टू 760 mmHg, जब वो उसके इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड क्या करना शुरू हो जाएगा, या वाटर क्या करना शुरू हो जाएगा, बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, तो लिक्विड क्या करना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया? आगे चलते हैं जी। अच्छा, उसके बाद आपकी बुक पे आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। मैं आपकी बुक के सीक्वेंस से ही चल रही हूँ, पहले वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद डेफिनेशन की एडिंग कर लीजिएगा कि ये वो टेम्परेचर है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, उस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपने कभी भी ये नहीं करनी कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड ने बॉयल हो जाना। ठीक है, इस डेफिनेशन में आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप लिखेंगे वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये टेक्निकल डेफिनेशन है और यही आपने लिखनी है। ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट की। उसमें हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जाम्पल हमने ली है 3 कंपाउंड्स की, डाईइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर की। इन तीनों का आपके बुक पे ग्राफ भी बना हुआ है। इन तीनों के एग्जाम्पल को हम डिटेल में देख लेते हैं जी। डाईइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर किस तरह से बॉयल होंगे, किस तरह से उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा और अल्टीमेटली हमारा लिक्विड क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। अभी तक आपको यही पता होगा प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड को जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अब अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है ना उसको अपडेट कर लें कि वो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर तो है ही है ना जिस पे लिक्विड ने बॉयल होना है, लेकिन वो टेम्परेचर कौन सा है, वो टेम्परेचर वो है जिस पे वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है जी। तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी जब हमने उनको हीट नहीं किया, जब हमने इन लिक्विड्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डाईइथाइल ईथर है उसका कितना वेपर प्रेशर है, 200 mmHg। अगर इथाइल अल्कोहल है तो उसका कितना है, 25 mmHg। अगर वाटर है तो वो कितना है, 5 mmHg। इसके बरअक्स जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है, वो है 760 mmHg। अब क्या होगा जब ये सारे के सारे जो आपको वेपर प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहे हैं 225 और 5, जब 760 के इक्वल होंगे फिर ये लिक्विड्स क्या होंगे, बॉयल होंगे। ठीक है जी। तो अब जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 है आपके पास, तो 200 को 760 तक पहुंचना आसान है एज कम्पेयर टू 25 को या 5 को। समझ आ रही बात? यानी 200 को 760 तक पहुंचना आसान है, 760 तक पहुंचना है ना, एक्सटर्नल के बराबर करना फिर बॉयल होना है। तो जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर थोड़ा सा हाई होगा, जैसे 200 है यहाँ पर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। क्यों? क्योंकि वो 760 के इक्वल जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल है तो वो 25 है, अब इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, इसको 760 तक जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, यानी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है जी। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाईइथाइल ईथर की निस्बत थोड़ा सा हाई होगा। अगर हम वाटर की बात करें तो उसका मजीद लो है वेपर प्रेशर, यानी 5 mmHg है, तो इसको 760 mmHg तक जाने के लिए मजीद ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में से सबसे ज्यादा हाई होगा, बिकॉज उसका वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा लो है और उसको 760 तक जाने के लिए, यानी उसको एक्सटर्नल के बराबर जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। टाइम नहीं, टेम्परेचर की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि जब हम इनको हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाईइथाइल ईथर की बात की है, डाई ईथर जो है डाईइथाइल ईथर, जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी इतने टेम्परेचर पे जो इसका वेपर प्रेशर है वो 200 से बढ़ के 760 तक पहुंच जाएगा। 760 पर आके वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा और इस पॉइंट पर क्या होगा कि आपका जो डाईइथाइल ईथर है वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और वो टेम्परेचर कितना होगा, 34.6। तो हम कहेंगे कि इतने टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया था और डाईइथाइल ईथर क्या हो गया था, बॉयल हो गया था।
ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह से वाटर है, तो वाटर में चूंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑलरेडी उसका जो वेपर प्रेशर है वो 5 mmHg है, उसको 760 तक पहुंचना है। उसको अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, और वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्कोहल का हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मैंने आपको एक टेस्ट में भी दिया था। ठीक है जी, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है वो वाटर से कम है, लेकिन डाइथाइल ईथर से ज़्यादा है। अच्छा जी, फिगर देख लेते हैं अब हम इसकी। अच्छा, ये फिगर आपको दिखाई गई है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले अगर आप ये ब्लू वाला देखें तो ब्लू वाला जो है वो ईथर है, यानी डाइथाइल ईथर है ये आपके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, डाइथाइल ईथर जो है ये, इसका जो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है 34.6, अल्कोहल जो ग्रीन वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर जो पिंक वाला है उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। अब ईथर का कम है, क्यों कम है? बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, इसका वेपर प्रेशर 200 था, 200 से 760 तक जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए हुआ, और वो 34.6 पर ईजिली बॉयल हो गया। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल को 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए था कि वो अपना वेपर प्रेशर किसके इक्वल कर लेता, 760 के इक्वल कर लेता। कहाँ से? 25 से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था, यहाँ पर इसका कितना था वेपर प्रेशर, इसका था 25, और यहाँ पर इसका कितना था 200 से 760 तक गया, ये 25 से 760 तक गया 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये 5 mmHg से वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था उसका वेपर प्रेशर 5 mmHg। तो ये 5 mmHg से कहाँ तक गया, 760 तक गया, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जिस टेम्परेचर पे उनका जो वेपर प्रेशर था एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, यानी उनका जो वेपर प्रेशर था वो भी 760 mmHg हो गया और एक्सटर्नल प्रेशर भी 760 mmHg है, तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम कहेंगे इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। जिस तरह से ईथर का 34.6 है, अल्कोहल का 78 है, और वाटर का 100 है। ये ग्राफ आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। ठीक है जी। ओके जी, तो आप लोगों ने करना क्या है, you will have to learn boiling point with examples and graph, and thank you very much। अच्छे से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी।